अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। इसमें नेक्स्ट है समाजवादी राज्य में अधिकार। मार्क्सवाद का जो अंतिम उद्देश्य है वो है साम्यवादी समाज की स्थापना करना। कार्ल मार्क्स कहता है कि ऐसे समाज में वर्गों का अस्तित्व नहीं होगा, वर्ग भेद नहीं होगा, तो ऐसे में राज्य नाम की जो संस्था है उसका भी पतन हो जाएगा और ऐसे वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज में अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। स्टूडेंट्स, थर्ड सेमेस्टर में हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ चुके हैं, जिसकी जो मुख्य बातें हैं वो एक बार फिर आपके लिए रिपीट की जा रही हैं कि कार्ल मार्क्स ने क्या माना। समाज में दो ही वर्ग हैं, एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास सब कुछ है उनको कार्ल मार्क्स ने नाम दिया बुर्जुआ वर्ग, और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको कार्ल मार्क्स ने नाम दिया सर्वहारा वर्ग। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो पूंजीपति है वो पूंजी लगाता है, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करता है, और जो श्रमिक है वो उन मिलों फैक्ट्रियों में काम करता है। अब श्रमिक के पास केवल और केवल अपना श्रम है बेचने के लिए। तो ऐसे में पूंजीपति भी जानता है कि जो श्रमिक है वो अपने श्रम की सेविंग नहीं कर सकता, कि अगर सही मजदूरी नहीं मिल रही तो 10 दिन काम ना किया जाए और फिर जब 11वें दिन मान लो सही मजदूरी मिलती है तो 10 दिन का जो काम है वो इकट्ठा 11वें दिन कर दिया जाए। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो श्रम है वो नाशवान है। और इस हकीकत को, इस सच्चाई को पूंजीपति भी जानता है, श्रमिक तो जानता ही है। तो ऐसे में जो पूंजीपति है वो मनचाही कीमत पर, माने बहुत कम मजदूरी में श्रमिकों से काम लेता है। तो ऐसे में जो श्रमिक हैं उनके मन में आक्रोश भी रहता है, क्योंकि वो पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद भी उनको इतनी मजदूरी नहीं मिल पाती कि वो अपने जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूरी कर सकें। और जब मजदूरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो उनके घर में चूल्हा भी नहीं चलता। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये दो तरह के जो वर्ग हैं इनमें जो धन का अंतर है बहुत अधिक है। माने जो पूंजीपति हैं वो तो एक तरह से धन के ढेर पर बैठे हैं, और जो श्रमिक हैं उनके पास 2 वक्त का भोजन भी नहीं है। कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो स्थिति है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। क्यों? जो पूंजीपति है वो श्रमिकों को बहुत कम वेतन देता है, उनसे काम बहुत अधिक लेता है, और धीरे धीरे जो उत्पादन है बहुत बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ जाएगा और खपत कम होगी, तो ये जो श्रमिक हैं ये माल को बेचने के लिए दूसरे देशों में जाएंगे पूंजीपति की ओर से। तो ऐसे में ये जो श्रमिक है ये देखेंगे दूसरे देशों में भी श्रमिकों की यही स्थिति है, तो इनके मन में एक ये विचार उत्पन्न होगा, ये एकजुट होंगे कि पूंजीपति तो संख्या में कम है और जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो इतनी अधिक संख्या में हैं, और फिर भी इस शोषण को वो चुपचाप कैसे स्वीकार कर रहे हैं। ये जब उनमें चेतना जागृत होगी तो ये जो श्रमिक हैं ये पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति कर देंगे। क्रांति का अर्थ सीधा सा यहाँ यही है कि जो श्रमिक हैं वो पूंजीपतियों का नाश कर देंगे क्रांति के माध्यम से। और ये जब श्रमिक पूंजीपतियों का नाश करेंगे क्रांति के माध्यम से, क्योंकि यहाँ कार्ल मार्क्स कहता है कि एक बाजार व्यवस्था का एक नियम है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। पूंजीपति ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में अपने अलग अलग तरह के जो बड़े पूंजीपति हैं वो आपस में समझौते करेंगे, जिससे क्या है कि जो छोटे पूंजीपति हैं वो भी नष्ट होते चले जाएंगे। तो ऐसे में अब वर्ग तो 2 ही है समाज में, एक पूंजीपति और श्रमिक। माने जो संख्या पूंजीपतियों की है वो तो कम होती जाएगी और जो श्रमिकों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में जब श्रमिक क्रांति करेंगे, पूंजीपतियों का नाश कर देंगे, तो जो पूंजीपतियों का धन है वो श्रमिकों के कब्जे में आ जाएगा। और इस समय जो व्यवस्था होगी, ये कौन सी व्यवस्था होगी? ये होगी सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। 2 ही वर्ग थे समाज के, एक पूंजीपति और श्रमिक। श्रमिकों ने एक वर्ग को समाप्त कर दिया, माने पूंजीपतियों को समाप्त कर दिया।
और एक वर्ग बचा श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग। तो इस समय सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र होगा। जो भी समाज का संपूर्ण धन है उस पर इस सर्वहारा वर्ग का, श्रमिकों का नियंत्रण होगा। और ऐसे में ये जो समय होगा, इस समय जो सर्वहारा वर्ग है पूंजीपतियों का जो बिल्कुल ही समूल नाश कर देगा, चुन चुन के उनको मारेगा कि कहीं उनके अवशेष बच तो नहीं गए। पूरी तरह से इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र में जो श्रमिक है पूंजीपतियों को नष्ट कर देंगे, ढूंढ ढूंढ कर उनको मारेंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र होगा, इसमें जो वर्ग भेद है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस समय अधिकारों की आवश्यकता बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जो पूंजीपतियों का वर्ग है वो पूरी तरह से जब समाप्त हो जाएगा तो केवल एक ही वर्ग रह गया, माने वर्ग भेद जो है वो राज्य से समाप्त हो गया। और जब वर्ग भेद समाप्त हो गया तो उसके बाद जो राज्य नाम की संस्था है, कार्ल मार्क्स कहता है ये पूंजीपतियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए बनाई थी और इसके माध्यम से ही वो श्रमिकों का शोषण करते थे। क्योंकि जब श्रमिक स्ट्राइक करते थे, मिलों में ताला लगाने की कोशिश करते थे, तो ऐसे में जो पूंजीपति है वो पुलिस का सहारा लेता था, राज्य का सहारा लेता था, और जो पुलिस है वो आकर मजदूरों पर ही अत्याचार करती थी। तो जो राज्य है वो पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का यंत्र है। तो जब उस यंत्र को प्रयोग करने वाले चले गए, जो पूंजीपति वर्ग था वही उनका उपयोग करता था राज्य नाम की संस्था का अपने हितों के लिए। तो जब पूंजीपति नहीं रहे तो धीरे धीरे ये जो राज्य नाम की संस्था है ये भी समाप्त हो जाएगी। तो फिर ये कैसा समाज होगा जिसमें ना राज्य होगा ना कोई वर्ग भेद होगा। तो ऐसा जो वर्ग विहीन साम्यवादी समाज होगा इसमें पूर्ण समानता स्थापित हो जाएगी और वर्गों के समाप्त होने के बाद व्यक्ति के अधिकारों के सिद्धांत का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट है इसमें समाजवादी राज्यों में अधिकार। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार समाजवादी देश जो हैं उनके संविधानों में कुछ अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वो इस तरह से है। फर्स्ट है इसमें कार्य का अधिकार, फिर विश्राम और अवकाश का अधिकार, नेक्स्ट है स्वास्थ्य की सुरक्षा का अधिकार, नेक्स्ट है आर्थिक सुरक्षा का अधिकार, नेक्स्ट है इसमें शिक्षा का अधिकार, नेक्स्ट है इसमें समुदाय या संघ बनाने का अधिकार, मतदान करने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार, भाषण देने और विचार व्यक्त करने का अधिकार। ये जो अधिकार समाजवादी राज्यों में नागरिकों को दिए गए हैं ये मुख्य रूप से जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में, जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में अधिकारों का जो स्वरूप बताया गया उसके आधार पर ही इनकी व्यवस्था की गई है। इसके बाद है अधिकारों के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना। आलोचना में फर्स्ट है आधुनिक समाज एक बहुलवादी स्वरूप के हैं। जो कार्ल मार्क्स ने समाज की एक रूपरेखा बताई, उसने कहा कि समाज में दो ही वर्ग हैं, पूंजीपति और श्रमिक। यदि हम किसी भी समाज का रूप देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, तो ये बात पूरी तरह से सटीक मालूम नहीं पड़ती, क्योंकि इतिहास के किसी भी युग में ऐसा कोई समाज हुआ ही नहीं जहाँ जो वर्ग विभाजन है, समाज में जो वर्ग भेद है वो केवल और केवल आर्थिक आधार पर ही विद्यमान रहा हो, कि दो आर्थिक वर्ग हों, एक जिनके पास सब कुछ है और एक जिनके पास कुछ नहीं है। ऐसा अंतर कभी भी नहीं रहा। वर्तमान में भी हम देखते हैं आर्थिक आधार पर यदि हम समाज का विभाजन करते हैं तो भी कम से कम 5 श्रेणियां बनती हैं। उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, और फिर इसके बाद और भी पता नहीं कितनी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का वर्ग। माने आर्थिक आधार पर भी यदि हम समाज को बांटना चाहें तो 2 वर्ग नहीं बनते, अनेक बनते हैं। और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि कभी भी ऐसा समय नहीं रहा समाज में कि केवल 2 ही वर्गों में पूरा समाज, आर्थिक आधार पर 2 वर्गों में पूरा समाज बटा रहा हो।
और इसके अलावा भी हम देखें कि जो समाज है वो केवल आर्थिक आधार पर बटा हुआ नहीं है। समाज में जो वर्ग हैं वो केवल और केवल आर्थिक आधार पर नहीं है, जाति के आधार पर भी वर्ग हैं, धर्म के आधार पर भी वर्ग हैं, भाषा के आधार पर भी वर्ग हैं, अलग अलग। तो अनेकों आधार हैं जो वर्गों के, केवल और केवल आर्थिक आधार पर ही हम समाज को नहीं बांट सकते। नेक्स्ट है इसमें, अधिकार केवल प्रमुख वर्ग के लिए नहीं होते। कार्ल मार्क्स का ये जो सिद्धांत है ये इसलिए भी मानने लायक नहीं है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि अधिकार केवल प्रमुख वर्ग के हितों के लिए ही होते हैं, हितों की रक्षा के लिए, कि जैसे जो पूंजीपति वर्ग हैं अधिकारों के माध्यम से केवल और केवल उन्हीं अमीर लोगों के हितों की ही रक्षा होती है, जबकि आधुनिक कल्याणकारी राज्य में अनेक अधिकार श्रमिकों तथा अन्य वर्ग के लोगों को प्राप्त हैं। मार्क्स और एंजल्स ने इस सच्चाई को बाद में स्वयं भी स्वीकार किया है कि उदारवादी लोकतंत्र में श्रमिकों ने भाषण देने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने आदि की स्वतंत्रताओं का पूरा लाभ उठाया, और इन स्वतंत्रताओं के आधार पर ही, इन स्वतंत्रताओं के फलस्वरूप ही उन्होंने स्वयं को कई संगठनों के रूप में गठित किया और अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य पर दबाव भी बनाया, और अपने हितों की रक्षा करने में वो सफल भी हुए। नेक्स्ट है, राजनीतिक अधिकार महत्वहीन। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग केवल और केवल समाजवादी प्रणाली को शक्तिशाली बनाने और श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए ही किया जा सकता है। तो जब राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग का एक कोई विशेष उद्देश्य निश्चित कर दिया जाए तो फिर उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि साम्यवादी प्रणाली में, समाजवादी प्रणाली में यह व्यवस्था है कि केवल और केवल एक ही दल होगा, साम्यवादी दल, और किसी भी व्यक्ति को अलग से कोई राजनीतिक अधिकार इस दल से अतिरिक्त नहीं दिए जाएंगे, इस दल के विरुद्ध भी किसी को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो जिन राजनीतिक अधिकारों द्वारा किसी नए या परिवर्तित आर्थिक या राजनीतिक प्रणाली का प्रचार न किया जा सके, नए राजनीतिक विचारों का प्रचार न किया जा सके, तो ऐसे अधिकारों को वास्तव में राजनीतिक अधिकार नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है इसमें साम्यवादी दल की प्रमुखता। अधिकारों के विषय में जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो इस पक्ष से भी महत्वहीन लगता है कि समाजवादी राज्यों में साम्यवादी दल के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल या किसी अन्य राजनीतिक संगठन के निर्माण की आज्ञा ही नहीं होगी। जब समाज के हर क्षेत्र में साम्यवादी दल की प्रमुखता होगी और साम्यवादी दल और सरकार में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, व्यक्ति को कोई संघ बनाने का अधिकार ही नहीं होगा अलग से, साम्यवाद के से अलग, साम्यवादी विचारों से अलग, तो ये जो साम्यवादी विचारधारा वाले लोग हैं उनके लिए तो फिर अधिकारों का महत्व रहेगा, लेकिन जो गैर साम्यवादी विचारों के लोग हैं उनके लिए फिर इन अधिकारों का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। नेक्स्ट है अधिकारों की सुरक्षा। किसी भी समाज में, किसी भी देश में ऐसे अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता जिनकी सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा, कानून द्वारा कोई व्यवस्था ना की गई हो। जितने भी उदारवादी प्रजातंत्रीय राज्य हैं उनमें नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का जो कार्य है वो न्यायपालिका को दिया जाता है, और न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में वहाँ गठित किया जाता है। ऐसे जो प्रजातंत्रीय राज्य हैं उनमें न्यायपालिका को आमतौर पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति दी जाती है। जैसे भारत में भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार छीन लिए जाएं तो वो न्यायालय की जब शरण लेगा तो अपनी इसी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करके ही न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यदि सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो व्यक्ति के हितों के विरुद्ध है, उसके अधिकारों को सीमित करता है, तो भी न्यायपालिका अपनी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। लेकिन मार्क्सवादी सिद्धांत में अधिकारों को बाह्य हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका को इस तरह की कोई भी शक्ति नहीं देगी, और ना ही अधिकारों की रक्षा के लिए कोई अलग से कोई और संस्था स्थापित
की गई हैं। नेक्स्ट है इसमें पूर्ण समानता की स्थापना केवल एक कल्पना है। मार्क्स ने क्या माना कि जब पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे तो एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज अस्तित्व में आएगा। तो ये जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का एक सुंदर सा चित्र मार्क्स ने प्रस्तुत किया है, लेकिन ऐसा समाज वास्तव में संभव नहीं हो सकता। हम चीन को देखते हैं, अन्य समाजवादी राज्यों की व्यवहारिक अवस्था को देखते हैं, तो ये बात तो स्पष्ट है कि इन राज्यों में जो वर्ग भेद है वो कम हो गया, पूरी तरह से समाप्त वहाँ भी नहीं हुआ, और राज्य नाम की संस्था तो वहाँ और अधिक शक्तिशाली हो गई। तो ऐसे में मार्क्सवादी सिद्धांत ने इस साम्यवादी समाज में पूर्ण समानता की स्थापना की जो बात कही है वो एक कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है। अब बेशक से इस मार्क्सवादी सिद्धांत में अनेक दोष हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सिद्धांत के महत्व और उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। हम वर्तमान की ही बात करें, कल्याणकारी राज्य के युग में भी जो पूर्व पूंजीवादी राज्यों में अधिकारों की उपयोगिता और महत्व केवल संपत्तिशाली व्यक्ति और पूंजीपतियों के लिए ही होता था। कल्याणकारी राज्य से पहले जो व्यवस्था थी उसमें केवल और केवल पूंजीपतियों के हित ही सुरक्षित रहते थे, जो संपत्तिवान थे उनके हित ही सुरक्षित रहते थे। और कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो यहाँ श्रमिकों को काफ़ी अनेक तरह के उपयोगी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इन राज्यों में भी अभी तक भी आज भी जो आर्थिक पक्ष से प्रमुख वर्ग के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं विशेष स्थिति या पद का लाभ प्राप्त होता ही है। साधारण लोगों को अधिकारों का तभी कुछ लाभ होगा यदि मार्क्सवाद के इस महत्वपूर्ण विचार को कार्यान्वित किया जाए कि जो आर्थिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकारों के बिना राजनीतिक अधिकार व्यर्थ है। माने जब तक अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत अधिक चौड़ी रहेगी तब तक जो समाज का एक आम व्यक्ति है, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, उसके लिए राजनीतिक अधिकार व्यर्थ हैं। पहले अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम चौड़ा किया जाए, पूरी तरह से बराबर नहीं किया जा सकता सबको, लेकिन ये खाई कम से कम चौड़ी हो, तभी राजनीतिक अधिकारों का फायदा सबको समान रूप से मिलेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जो राज्य है राजनीतिक अधिकारों से पूर्व आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करे और उन्हें वास्तविक रूप में संभव बनाने के लिए अनिवार्य अवस्थाएं विकसित करे। तभी जो सभी व्यक्ति हैं अपने राजनीतिक अधिकारों का जो उपभोग है या फायदा है वो सही तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।